हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप तैयारी कर रहे हो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल की, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे और आपको इसका आंसर करना होगा गाइस जल्दी जल्दी। तो आपके पास 15 मार्क्स का, ये समझ लीजिए, एक तरीके का टेस्ट है जिसमें आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपको मुझे लास्ट में बताना है कि आपके टोटल कितने मार्क्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पर अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने बंग भंग यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को डैश में निरस्त कर दिया था। किस ईयर अंग्रेजों ने बंग भंग यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को डैश में निरस्त किया था? ऑप्शन में है आपके पास 1913, 1911, 1905 और 1909। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर जो है वो कौन सा है। तो किस साल जो है वो निरस्त किया था अंग्रेजों ने बंग भंग को? तो देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में जो ये है बंग भंग, ये एक तरीके से लाया गया था, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल लाया गया था, जिसके अगेंस्ट जो है बंग भंग आंदोलन चलाया गया और उसके बाद कहीं जाके ये निरस्त हुआ। उसमें था क्या कि बंगाल को 2 भागों, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल में विभक्त कर देंगे। पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी बंगाल तो आप जानते ही हो। ठीक है, वर्तमान बांग्लादेश जो है वो पूर्वी बंगाल में विभक्त किया गया था। और भी जगहें जो है उसमें जोड़ी जा रही थी। फिर इसका बहुत ज़्यादा जो है इसके अगेंस्ट आंदोलन चले और फिर इसे आखिरकार उन्हें निरस्त करना ही पड़ा। तो किस साल हुआ था? वर्ष 1911 में। किस साल हुआ था? वर्ष 1911 में हुआ था। वर्ष 1911 में। आपका ये ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 1911 ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, सेकेंड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष कुटुंब न्यायालय अधिनियम को लागू किया गया था? तो इसमें से कौन से वर्ष कुटुंब न्यायालय अधिनियम को लागू किया गया था? पूछ रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है गाइस। तो ऑप्शन पहला क्या है, 1948, 1984, 1964 या फिर 2004। तो इसमें से राइट आंसर, पहली बात तो कुटुंब का मतलब आप समझ रहे होंगे परिवार से रिलेटेड है। तो जो भी शादी विवाह की जो भी मतलब उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती थी या परिवार के और भी जो मसले हैं, उनको कुटुंब न्यायालय अधिनियम के तहत सॉल्व किया जाने लगा। ठीक है, और ये कब लागू किया था? 1984 में लागू किया गया था। 1984 में लागू किया गया था। ठीक है, 1984 में लागू किया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में डैश की स्थापना की गई थी? सर विलियम जोन्स द्वारा किसकी स्थापना की गई थी 1784 में? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता मद्रसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज। पूछा इसमें से किसकी स्थापना की गई थी? किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, तो किसकी की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की गई थी, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसके तहत जो बहुत पुराने सिक्के, पुराने चित्र, इनको सबका एक तरीके से संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है गाइस, आपको लास्ट में मुझे बताना है कि आपके मार्क्स कितने बने हैं। ठीक है, रुक जाइए। हाँ, डैश एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित होती है। ऑप्शंस क्या हैं? डेंगू, मलेरिया, फील पाँव या फिर क्षय रोग। तो इसमें से जो बाकी के 3 रोग हैं, डेंगू, मलेरिया और फील पाँव, ये आपके मच्छर के काटने से होने वाले रोग हैं। डेंगू, मलेरिया, फील पाँव तीनों रोग अच्छे से जानते हो। क्षय रोग को भी आप जानते हो कि इसको बोला जाता है हिंदी में क्षय रोग और इंग्लिश में टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो क्षय रोग है जिसको टीबी बोला जाता है, ये आपकी एक कैसी बीमारी है? ये बुखार इसमें आता है, खांसी आती है, सीने में दर्द, सीने में जकड़न और वजन घटना, इसके अलावा बहुत सारी कफ की समस्या हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें क्षय रोग में और उसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो क्षय रोग ऐसा रोग है जिससे बचाव के लिए एक क्वेश्चन ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है
कि बच्चों को जो एक टीका दिया जाता है BCG का, वो किस रोग के प्रतिरोधक क्षमता के लिए विकसित करने के लिए दिया जाता है, किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। तो जो BCG का टीका होता है वो इन्हीं तरह के रोगों, 6 रोगों और भी कई चीज़ों से जो है बचाता है। ठीक है, BCG का जो टीका है वो इन तरह के रोगों से हमें बचाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। क्लोरोफ्लोरो, सेकंड कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। तीसरा कह रहा है ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले पराबैंगनी यानी कि UV विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। ओजोन एक घातक विष होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आप पहला देखिए, कह रहा है ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु द्वारा बना एक अणु है। आप यहीं से समझ जाओगे कि यही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। कैसे, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, O लिखते हैं, ऊपर हम 3 लिखते हैं, यानी कि ओजोन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 से मिलके बनने वाला, यानी कि O2 के हिसाब से बता रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, O2 गलत हो जाएगा, बल्कि क्या होगा, O3 होता है। ठीक है, O2 तो ऑक्सीजन का होता है ना। तो उसके बाद देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी है तो उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है। CFC गैस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर के लिए ख़राब गैस है और वो ओजोन को भी क्या कर रही है, ओजोन को कम करने का कार्य कर रही है। CFC आपकी रेफ्रिजरेटर हुई और AC हुई, इन सब से निकलने वाली एक गंभीर हानिकारक गैस है और यही क्या है कि इसमें छिद्र करने का काम भी कर रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए उत्तरदायी है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले पराबैंगनी यानी UV विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन की एक लेयर पाई जाती है उससे हमारी बॉडी तक बहुत सारी जो है अल्ट्रावायलेट रेज नहीं पहुंच पाती, जो कि इतनी ज़्यादा हार्मफुल है कि अगर वो पहुंचे तो हमारा शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ सकता है। लेकिन वो नहीं पहुँच पाती, किसकी वजह से, सिर्फ ओजोन के लेयर की वजह से। ठीक है, अब जो चौथा ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, ओजोन एक घातक विष होता है। तो आप सोचोगे इतनी सारी अच्छाई के बाद ये चौथा स्टेटमेंट भी रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है ओजोन एक घातक विष होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है। ओजोन क्या होता है, घातक विष होता है, बहुत ही पॉइजनस गैस है। किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर आप इसे डायरेक्टली इनहेल करते हो यानी डायरेक्टली सूंघते हो तो पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण गंध वाली गैस मानी जाती है ओजोन। दूसरी चीज़ क्या है कि जब इसको इनहेल अगर कोई करेगा तो उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसे बहुत सारी गले से लेकर के लंग्स तक की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो सकती है जो कि बहुत ही क्रॉनिक, मतलब नहीं बोलते क्रॉनिक लंग डिजीज़, तो इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, बहुत ही गंभीर। इसलिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए पॉइजनस है, इससे दूर रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त। ठीक है, तो कौन सा पहला शासक था जिसने कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त ने धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त ने धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं, वो मौर्य वंश के हैं, और चंद्रगुप्त जो एक गुप्त वंश के हैं वो अलग हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना गाइस। तो चंद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। यहाँ प्रथम लिखा हुआ है, इसको नहीं, आप सिर्फ चंद्रगुप्त याद जो है इसको इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रथम सेकंड में आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्वेश्चन में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, हाँ मैं और बता दूं, वो जो चंद्रगुप्त हैं वो किसके पुत्र हैं? घटोत्कच के, राजा घटोत्कच के पुत्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और भारत के बाद आपका बांग्लादेश करता है। ठीक है, तो भारत में कौन सा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में पश्चिम बंगाल जूट का लगभग अकेले 60% प्रोडक्शन जो है जूट का कौन करता है? बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, चलिए सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पूछ रहे इसमें से कौन सा स्पोर्ट है जो कि सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है? लंदन क्वींस क्लब जो कि टेनिस से रिलेटेड है, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन। तो इसमें से पूछ रहे कौन सा है जो कि सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो लंदन क्वींस क्लब है ये ग्रीन
कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रीन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। किस पे? घास के मैदान में खेला जाता है, मिट्टी और घास के मैदान मतलब, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो है, ठीक है, फ्रेंच ओपन आपका आया, विंबलडन आया, ऑस्ट्रेलियाई ओपन आया, सॉरी, ठीक। तो अब हम यहाँ बात करें विंबलडन की और बात करें ऑस्ट्रेलियाई ओपन की और फ्रेंच ओपन की। तो देखिए जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है और जो यूएस ओपन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन, ये दो, मतलब यूएस ओपन यहाँ पे दिया नहीं है, वो मैं आपको अपने मन से बता रही हूँ, ऑस्ट्रेलियाई ओपन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन ये आपका सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, मतलब बनी हुई एक सिंथेटिक मतलब फील्ड सी होती है और वहाँ पे खेला जाता है, मतलब घास का मैदान नहीं होता। लेकिन फ्रेंच ओपन और विंबलडन जो है ये ग्रीन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है, ग्रीन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। लंदन क्वींस क्लब भी ग्रीन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन जो है ये दो आपके सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। पूछ रहे कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, मैं ऐसे ही बता दूं। मित्र पर गमछा झार, इस तरीके से एक ट्रिक बनती है, आप लोग देख लीजिएगा, कई जगह दिखाया भी जाता है। मित्र पर गमछा झार, वो इसकी बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। उसमें कैसे हो जाएगा, जैसे मी है तो आप मिजोरम बन जाएगा, त्रा से त्रिपुरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके मतलब उसमें क्या होते हैं कि मतलब बनते जाते हैं, ठीक। सॉरी सेकेंड खुल गया, हाँ। तो इस तरह से आपके उसमें राज्य जो हैं वो बनते जाते हैं, ठीक है। गा से क्या हो जाता है? गा से गुजरात हो जाता है, ठीक। तो मतलब आपके गुजरात से भी होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी होकर के गुजरती है, मिजोरम से भी होती है। तो मिजोरम हुआ मित्र, फिर त्रा से त्रिपुरा, ठीक है, मित्र, फिर पर, इस तरीके से आपके जो है मतलब मित्र पर गमछा, गमछा से क्या हो जाएगा? गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। पा से पंजाब और रा से राजस्थान, ठीक। चलिए तो आपका राइट आंसर इसमें हरियाणा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? पंजाब केसरी कौन थे? पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी लाला लाजपत राय को। किसको मिली थी? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। किसके थे? गरम दल के नेता। लाल बाल पाल है ना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, है ना। तो इस तरीके से बनते थे, लाल बाल पाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पे आते हैं। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। रुक जाइए, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? पूछ रहा है इसमें से कौन सा संप्रदाय जैन धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है हीनयान, ऑप्शन बी दिगंबर, तीसरा है लिंगायत, चौथा है वज्रयान। तो अब अगर मैं आपको बता दूं हीनयान और वज्रयान, ठीक है, थेरवाद, हीनयान, वज्रयान, महायान, ये सब जितनी भी चीज़ें आप सुनोगे सब बौद्ध धर्म के अंतर्गत आती है। कई लोग थेरवाद और हीनयान को एक ही समझते हैं और कई दिनों तक एक ही समझा गया, पर आज के कुछ विद्वान कहते हैं कि ये अलग है अपने आप में, ठीक है। महायान एक अलग शाखा है और वज्रयान थोड़ा अलग शाखा है। वज्रयान में क्या है कि थोड़ा सा तांत्रिक रूप दिया गया है, थोड़ा सा ये एक बहुत ही जटिल और गूढ़ बौद्ध संप्रदाय माना जाता है। इसमें थोड़ा तंत्र मंत्र और भी कई चीज़ें हैं और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आखिरी रूप था और इसी के बाद जो है धीरे धीरे पतन होने लगा भारत में बौद्ध धर्म का वज्रयान के बाद से, ठीक है। और यान का मतलब क्या होता है? यान का मतलब होता है मोक्ष तक ले जाने वाला मार्ग, ठीक है, मोक्ष तक ले जाने वाला मार्ग। थेरयान, हीनयान, इनके अंतर्गत बौद्ध जो भगवान बुद्ध हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, वो भगवान नहीं थे बल्कि एक महापुरुष थे, एक संत थे, आप इस तरीके का मान सकते हो। उनकी टीचिंग्स पे जोर दिया जाता है, ना कि उनकी पूजा की जाती है। पूजा पाठ कुछ भी उनका नहीं किया जाता। महायान में क्या है, उनको देवी देवताओं के समान माना जाता है, उनको हम लोग विष्णु जी का एक रूप भी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, जिस तरीके से हिंदू धर्म में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। लिंगायत जो है, ये लिंगायत समुदाय अलग है। लिंगायत के बारे में एक तरीके से कह सकते हैं कि शिव जी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, हाँ सॉरी, मेन तो आंसर मैंने आपको बताया ही नहीं, मैं भूल गई। दिगंबर,
दिगंबर पूछा कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है, इसका राइट आंसर तो आपका दिगंबर हो जाएगा। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु जो होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते, श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन अगर कोई साध्वी दिगंबर हो या श्वेतांबर हो वो श्वेत वस्त्र धारण करती है। चलिए, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से जो भारत के प्रसिद्ध स्मारक दिए हैं इसमें से कौन सा जो है पेयर वो रॉन्ग है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, होशंग शाह का मकबरा दिल्ली, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई, हजारा राम मंदिर हम्पी। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा रॉन्ग है? पहला वाला राइट है बिल्कुल, थर्ड भी राइट है, फोर्थ भी राइट है। सेकंड वाला देखिए, होशंग शाह का मकबरा जो दिल्ली दिखाया गया बल्कि वो दिल्ली में नहीं है, कहाँ है? मांडू में है, मांडू मध्य प्रदेश में है। ठीक है, होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? मांडू मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सी मैचिंग रॉन्ग है पूछ रहा है। मार्टिना हिंगिस टेनिस, ठीक है, मतलब मार्टिना हिंगिस टेनिस खेलती हैं। उसैन बोल्ट तेज दौड़ के खिलाड़ी हैं। माइकल फेल्प्स तैराकी से रिलेटेड है, स्विमर हैं। टाइगर वुड्स स्नूकर खेलते हैं। तो इसमें से पूछ रहे हैं रॉन्ग कौन सा है? तो चौथा वाला जो आंसर है वो रॉन्ग है। टाइगर वुड्स जो है वो स्नूकर के नहीं बल्कि गोल्फ के पेशेवर खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडल भी जीते हैं। तो ये क्या खेलते हैं? गोल्फ खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज और मैसूर मतलब मैसूर वासियों के बीच, या फिर आप बोल दीजिए टीपू सुल्तान के बीच। ठीक है, तो मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में ये युद्ध हुए थे। 3 युद्ध हुए थे, जिसमें से तीसरा जो है एक तरीके से टीपू के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक युद्ध साबित हुआ था, जिसमें क्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम या फिर श्रीरंगपट्टनम बोल सकते हैं, इसकी संधि हुई थी, जिसके बाद श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू को अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा था। और उसके बाद ही जो टीपू की सल्तनत थी या जो टीपू की ताकतें थी वो बिल्कुल सिमट के रह गई थी। तो 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। बाकी की कोई भी लड़ाई से इसका आंग्ल मैसूर युद्ध का कोई भी संबंध आपका नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 88 में की गई। पूछ रहे कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत की गई? 62वें, 61वें, 60वें या 63वें? तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत हुई है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, ये चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमने देखे 15 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखे हम लोगों ने। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और आपने कितने इसके जो है अटेम्प्ट किए हैं राइट, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइज। आज के जो क्वेश्चन थे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। ठीक है, बहुत आपको मज़ा आई होगी। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है मैंने इस बुक से रखे हैं। ठीक है, ये जो बुक है जिसकी मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ठीक है, तो ये स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए बनाई गई है। SD पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें आपको क्या है कि सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल वाइज मिलेंगी गाइज। और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट पे, आप जाके बुक परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से बुक इनकी परचेस कर लीजिएगा। जो भी आप अपने कैटेगरी वाइज चाहें परचेस कर सकते हैं। पहले मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की दिखाई थी और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है, तो सब कुछ अवेलेबल है। जाके बस आपको विजिट करना है ऐप इनका, या वेबसाइट से आप डायरेक्ट बुक परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल रहेगी, खरीद के देखो गाइज। बुक वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब इसमें क्वेश्चन जो है उसका बहुत ही डिटेल में सोल्यूशन दिया गया है। सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे। तो आप एक बार इसको परचेस करके ज़रूर देखना, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।